अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में MTH 301 का हम क्विज़ नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं और इसमें मैं आप लोगों के पास एक क्विज़ यानी तकरीबन 10 MCQs हैं जो मैं सॉल्व कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है, इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स एक्सिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड। जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो किस तरह का होता है। वो एक रे बनी हुई होती है ना, ठीक है। उसमें जो एक्स एक्सिस होता है, मैं आपको हैंडआउट से भी दिखा देती हूँ, उसे हम कहते हैं पोलर एक्सिस। पोलर एक्सिस ये देखिए, ये इस तरह का होता है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये एक लाइन है, ठीक है, जो कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग होती है और साथ में एक रे होती है, इनके दरमियान एक एंगल होता है, ठीक है। और ये जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग लाइन होती है, इसको हम नाम देते हैं पोलर एक्सिस का। और जो पॉइंट होता है ये वाला, इसे हम कहते हैं ओरिजिन। और उसके अलावा जो इनके दरमियान एंगल बनता है उसे हम थीटा कहते हैं और उस थीटा को हम पोलर एंगल का नाम देते हैं, ठीक है। पोलर एक्सिस, पोलर एंगल और ओरिजिन, ये तीन चीज़ों आपने याद रखनी है। इन तीनों से रिलेटेड आपको MCQ पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इन पोलर कोऑर्डिनेट्स जो डबल इंटीग्रेशन होती है f(x, y) साथ में dx, dy, उसको हम किससे रिप्लेस करते हैं। अच्छा जी, जो डबल इंटीग्रेशन है ना वो डबल ही रहती है, ये सिंगल वाला तो आपने इग्नोर कर देना, ठीक है। इन डबल में से, तीनों में से अब आपने देखना है कि करेक्ट कौन सा है। जो x होता है वो पोलर कोऑर्डिनेट्स में इक्वल होता है x इज इक्वल टू r cos थीटा। तो r cos थीटा वाले यहाँ पे देखें, x की जगह पे r cos थीटा इन दो में दिया हुआ है, यानी अब हमारा ऑप्शन इन दोनों में से कोई एक होने वाला है। और जो y होता है उसको हम कहते हैं r sin थीटा। तो r sin थीटा भी दोनों में आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा जो dx dy होता है उसको हम रिप्लेस करते हैं r d थीटा से। तो ये हमारा C ऑप्शन करेक्ट बन रहा है कि इसमें x को r cos थीटा से, y को r sin थीटा से और dx dy को हम r d थीटा से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। ये भी तीनों तरह से MCQ आ सकता है आपको। या तो सिर्फ वो x की वैल्यू पूछ सकते हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में x किसके इक्वल होता है, या y पूछ सकते हैं कि किसके इक्वल होता है, या ये भी पूछ सकते हैं कि dx dy को हम किससे रिप्लेस करते हैं। तो उसको हम रिप्लेस करते हैं r d थीटा से। और चौथा तरीका ये है जो आपके सामने है यहाँ पे, कि पूरा आपको फॉर्मूला दिया जाए और पूछा जाए कि ये पूरा फॉर्मूला किसके इक्वल है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ p एक पॉइंट है जो कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में है, r थीटा इज़ अ पॉइंट इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, देन थीटा इज़ कॉल्ड। ये भी मैंने आपको ऊपर बताया था ना कि थीटा के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो वो जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग लाइन थी वो क्या थी, पोलर एक्सिस। और जो थीटा होता है वो क्या होता है, पोलर एंगल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। The orientation of the rows relative to the polar axis depends on the sign of constant A and whether dash appears in the equation। अच्छा, यहाँ पे अब आप लोगों ने ना कुछ शेप्स पढ़ी होंगी, मेरे ख्याल से ये लेक्चर पता नहीं 25 है या कौन सा है, रोज। अच्छा, इस लेक्चर के अंदर देखें, आपको कुछ यहाँ पे शेप्स हैं, इन सबको बड़े अच्छे से करना है आपने, इनमें से लाजमी MCQ आएगा आपका, ठीक है। सबसे पहले ये कार्डियोइड्स की ये चार जो इक्वेशंस हैं ना, ये आप लोगों ने देख लेनी है, ये आपको पता होनी चाहिए, ये कार्डियोइड्स की होती हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो इक्वेशन होती है ये लेमाकॉन्स की होती है, ठीक है। उसके बाद ये जो r² वाली इक्वेशन होती है ये लेमनस्केट की होती है। एंड उसके बाद नीचे आए हम तो ये जो इक्वेशन होती है r इज इक्वल टू a साइन n थीटा, इनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, ये रोज़ की होती है, ठीक है। और इसमें से एक और बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ यहाँ पे ये वाला होता है कि अगर n इक्वली स्पेस्ड पेटल्स हों, तो अगर n ऑड हो, तो अगर n इवन है तो फिर हम 2n इक्वली स्पेस्ड बनाते हैं। यानी देखें, अगर n की वैल्यू 3 है ना तो वो ऑड है, तो हम 3 ही पेटल्स बनाएंगे, यहाँ पे 3 पत्तियाँ बनाएंगे। लेकिन अगर n की वैल्यू इवन हो, जैसे n की वैल्यू 2 हो, तो हम उसका डबल कर देते होते हैं, यानी 4 पेटल्स बनाएंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको यहाँ पे n की वैल्यू 4 दी होती तो आप उसका डबल करके 8, यानी 4 2 ज़ार 8, तो 2n हम तब यूज़ करते हैं अगर n इवन हो, और n पेटल्स हम तब बनाते हैं जब n ऑड हो। ये भी इंपॉर्टेंट MCQ है, ठीक है। उसके बाद ये स्पाइरल है, इसकी भी आपको जो जनरल फॉर्म है r इज इक्वल टू a थीटा याद होनी चाहिए। ये शेप्स जितनी भी हैं ये सारी लाजमी आपने एक दफ़ा पढ़ लेनी है, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 24 के अंदर है, तो इनमें से लाजमी MCQ आएगा। अब हमसे जो उन्होंने MCQ पूछा है वो क्या है कि जो रोज़ होती है, ठीक है, उसके अंदर कांस्टेंट A का साइन किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो वो साइन और कॉस दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये रोज़ है, ठीक है। और इसके अंदर ये जो A है, ये वाला A,
कॉस के फॉर्मूला में भी आ रहा है और साइन के फॉर्मूला में भी। ये ए का जो साइन है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द साइन वेदर साइन थीटा और कॉस थीटा अपीयर्स इन द इक्वेशन। ठीक है, ये साइन किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि साइन थीटा या कॉस थीटा दोनों में से क्या चीज़ अपीयर हो रही है। तो हम यहाँ से ए और बी दोनों ऑप्शंस चूज़ करेंगे, क्योंकि ए उन्होंने लिखा हुआ है कि साइन थीटा है, सी टेन थीटा है, डी में उन्होंने ए और बी बोथ कह दिया और बी कॉस है। तो हमने साइन और कॉस दोनों चूज़ करने हैं ना, तो ए एंड बी बोथ वाला हम चूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाता है द कर्व आर इज इक्वल टू थीटा इज एन इक्वेशन ऑफ। अभी मैंने आपको दिखाया था कि स्पाइरल की इक्वेशन क्या होती है, आर इज इक्वल टू ए थीटा। तो अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे ये स्पाइरल की ही इक्वेशन है, लेकिन ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1 है। रोज़ की तो नहीं हो सकती है, ठीक है, क्योंकि रोज़ में साइन थीटा कॉस थीटा आता है और कार्डियोइड्स में भी साइन थीटा कॉस थीटा आता है, ए इंटू ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस या माइनस करके, ठीक है, और लिमाकॉन्स की भी नहीं है। तो ये किसकी है? स्पाइरल की इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे ए की जगह क्या पुट किया गया? वहाँ पे 1 पुट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 6। इन द इंटीग्रेशन ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स, ये अभी मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया भी था कि जो डी एक्स डी वाई है उसको हम किस से रिप्लेस करते हैं? आर डी थीटा से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, डी थीटा सिर्फ नहीं लिखते, आर डी थीटा लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये सॉल्व करने वाला आ गया, ट्रिपल इंटीग्रल दिया गया आपको, एक डी एक्स डी वाई और डी जी। ठीक है, ये आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, ये देखें जी। क्वेश्चन लिखा हमने। अब पहली चीज़ ना आपने देखनी है कि अंदर क्या है। सबसे अंदर डी एक्स है, तो आपने पहले एक्स के हिसाब से इसको इंटीग्रेट कर लेना है। ठीक है, यहाँ से ये जो बाहर वाली दो है ना इंटीग्रेशंस, ये आपने वैसे ही रहने देनी है, और इतना पार्ट ये जो है ना, ये हम पहले सॉल्व करेंगे, ये वाला। ठीक है, अब वाई स्क्वायर जी स्क्वायर तो कांस्टेंट है ना, वो तो वैसे ही आपने यहाँ पे लिख देना है। तो एक्स स्क्वायर की जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो एक्स पावर 3 इंटीग्रेशन में क्या होता है? पावर में 1 प्लस करते हैं और उसी सेम पावर के साथ आपने डिवाइड कर देना है। तो एक्स क्यूब बाई 3 होगा और साथ में लिमिट्स हमने लिख दी, अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट 0। अब ये डी वाई डी जी बच गया और शुरू में 2 आपके पास इंटीग्रेशन अभी बची हुई हैं। अब लिमिट पुट करने का तरीका क्या होता है? पहले आप अपर लिमिट पुट करते हैं, माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो अपर लिमिट यहाँ पे 1 पुट करें, 1 का क्यूब 1 होता है ओवर 3, तो वो 1/3 आ जाएगा। और लोअर लिमिट जब आप पुट करेंगे तो वो 0 का क्यूब 0 एंड 0/3 0, तो वो मैंने 0 यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि वो 0 तो ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है? अब ये जो 1/3 है ये एज इट इज़ अब आपने अंदर उसके बाद क्या आ रहा है? डी वाई आ रहा है। तो पहले आपने ना अंदर से देखना होता है कि अंदर डी एक्स है तो पहले एक्स के हिसाब से होगी इंटीग्रेशन, फिर डी वाई है तो फिर वाई के हिसाब से होगी, और सबसे बाहर डी जी है तो ये डी जी एंड पे करना है आपने। अच्छा जी, अब आपने डी वाई के हिसाब से इसको इंटीग्रेट करना है। तो वाई की पावर जो 2 थी उसको आपने +1 करके 3 कर दिया और उसी सेम पावर के साथ डिवाइड भी कर दिया, बाहर लिमिट्स लगा दी, और जो जी स्क्वायर और 1/3 कॉन्स्टेंट थे वो वैसे ही आ गए। ठीक है, अब वाई के अंदर भी अपर लिमिट पुट करें 1, तो 1 का क्यूब 1/3, तो 1/3 इस 1/3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 1/9 हो जाएगा। और जब लोअर लिमिट हम 0 पुट करेंगे तो वो 0 हो जाएगी, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब जी की बस इंटीग्रेशन रह गई है, तो उस जी को जब हम करेंगे तो सेम उसी तरीके से जी क्यूब बाई 3 और अपर लिमिट पुट करें 1, तो 1/3 1/3 1/9 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1/27 आ जाएगा। और जो लोअर लिमिट है 0 वो पुट करेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा, इसलिए उसको मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया यहाँ पे? 1/27। ठीक है, नेक्स्ट है द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म आर इज इक्वल टू ए साइन एन थीटा एंड आर इज इक्वल टू ए कॉस एन थीटा। ये भी हमने रिवाइज किया था ना, ये रोज़ की होती हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इक्वेशन की। साथ में उन्होंने आपको वैसे बता भी दिया, रिप्रेजेंट फ्लावर शेप्ड कर्व्स कॉल्ड रोजेस। ठीक है, इनकी लाजमी आपने इक्वेशन देखे ना, फिर क्विज करने बैठना है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट MCQ है, द इक्वेशन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos 2 थीटा रिप्रेजेंट्स। ये हमने लेमन स्केट के अंदर पढ़ा था कि आर स्क्वायर वाली जो इक्वेशंस होती हैं वो किसके अंदर होती हैं? लेमन स्केट के अंदर होती हैं। ठीक है, स्पायरल के अंदर आर इज इक्वल टू ए थीटा था, कार्डियोइड्स के अंदर वो था ए इंटू 1 प्लस वगैरह करके, और रोज़ की हमने अभी ऊपर पढ़ी है कि रोज़ कर्व जो होती हैं वो आर इज इक्वल टू ए साइन थीटा होती हैं। तो आर स्क्वायर जो होता है वो सिर्फ किसके अंदर होता है? लेमन स्केट के अंदर होता है। ठीक है, तो जी ये हमारे थे 10 MCQs, मेरे ख्याल में 9 थे। हाँ जी, ये 8 के बाद 10 आ गया था, 9 वाला शायद यहाँ पे पेस्ट नहीं हो सका। तो उम्मीद है इससे भी काफ़ी आपको हेल्प मिल गई होगी, और बाकी आप लोगों ने एक दफ़ा रीडिंग अच्छे से कर लेनी है। ठीक है, और उसके बाद इसको अटैम्प्ट करना है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान से आपके 23, 24, 25 और 26 इन 4 लेक्चर्स में से है। तो आप अगर इनकी वीडियोस देख लेते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका, थोड़े से लेक्चर्स हैं तो साथ में आपकी फ़ाइनल की तैयारी भी हो जाएगी और मिड का क्विज़ भी अच्छा अटैम्प्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।